हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक्चुअली जो फंड मैनेजर है पीटर लिंच, इनकी जो फिलॉसफी है हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगाएंगे। हम लोग देखेंगे कि क्यों ये कॉमन सेंस फिलॉसफी आप लोग भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगा के काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो पीटर लिंच थे कौन? तो पीटर लिंच बेसिकली एक यूएस के अंदर एक फंड था बाय द नेम ऑफ फिडेलिटी, वहाँ पे काम करते थे। एंड बिटवीन 1977 टू 1990 इन्होंने इंडेक्स को काफ़ी हाई मार्जिन से बीट करा था। आई थिंक इनका कुछ जो CAG आता है वो 29% के आसपास था। एंड किसी ने अगर इनके साथ 1 रुपी लगाया होता तो एट द एंड ऑफ 1990 वो उस टाइम पे 28 रुपीज़ हो जाता एज कम्पेयर टू द इंडेक्स जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सिमिलरली इनकी जो की लर्निंग्स है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, उसके अंदर इन्होंने दिए हैं। पहली बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट एंड सेकंड बुक है बीटिंग द स्ट्रीट। एंड दोनों बुक्स ही आज इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुक्स हैं कि जितने भी यंग इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बिगिनर इन्वेस्टर हैं, यहाँ तक मैं भी ऑलमोस्ट हर 1 या 1.5 साल में बार बार उसको पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें लर्निंग्स इतनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है कि मेरे हिसाब से आप सबको भी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इनसे जो हमारी 9 to 10 की लर्निंग्स है उसकी बात करते हैं। तो पहली की लर्निंग क्या है, यहाँ पे इनकी एक वीडियो है, पहले उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। I've always said if you spend 13 minutes a year on economics, you've wasted 10 minutes. And all you need to know about the stock market is it goes up and it goes down and it goes down a lot. And that's all you need to know. Again, it'd be terrific to know what's going to happen in the economy, but I deal with facts. If inventories are going up, if copper prices are going down, if room occupancy is going the wrong way, people building too many hotels, I look at freight car loadings when I own railroad stocks. I deal with facts. I don't deal with people tell me something's going to happen in the future. You might as well call a psychic hotline for that stuff. तो पहली की लर्निंग हमें क्या बताती है कि जो पीटर लिंच क्या बोलते हैं, अगर मैंने 14 मिनट अपना टाइम बिताया अबाउट थिंकिंग अबाउट द इकॉनमी, तो आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड माई 12 मिनट्स। माने अगर मैंने इकॉनमी बारे में 14 मिनट सोचा तो मैंने 12 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर दिए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर कि सबको लगता है कि वो स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन को जज कर सकते हैं। बट आई थिंक जो मार्च के अंदर कोरोना क्रैश आया था, उसके बाद आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम में से कोई भी एक्चुअली जज नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन को, राइट? तो यहाँ पे एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो ओवर द इयर्स अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं तो सेंसेक्स का जो CAGR है सिंस द इंसेप्शन ऑलमोस्ट 14 to 15% के आसपास है। तो सेंसेक्स कुछ 480 to 500 टाइम्स ऊपर जा चुका है। एंड अगर यहाँ पे चार्ट देखते हैं हम सेंसेक्स का, तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कभी 2008 का क्राइसिस आया, कभी 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, कभी जो केतन पारेख है उनका भी स्कैम हुआ, फिर 2013 के अंदर एक इशू आया, राइट? देन साथ साथ 2017-2018 में ILNFS का NBFC इशू आया। एंड साथ साथ अगर हम देख सकते हैं तो 2020 के अंदर जो डिप आया था जो कोरोना क्राइसिस की वजह से आया था। तो इससे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आती है जो बेंजामिन ग्रेहम बोलते थे कि स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मानिए कि ऐसा डिवाइस है जहां से आप एक इम्पेशेंट आदमी को, जो इम्पेशेंट है, उससे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं टुवर्ड्स द पेशेंट मैन, राइट? एंड मोर ओवर यहाँ पे जो हार्वर्ड मार्क्स हैं वो भी क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में एक पेंडुलम की तरह है। तो काफ़ी लोग बात करते हैं कि बुल मार्केट चल रही है, बेयर मार्केट चल रही है, बट एक्चुअली में एक पेंडुलम की तरह है। पेंडुलम क्या कहता है कि यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म की साइड है और एक पेसिमिज्म की साइड है। जो बीच वाली साइड है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं होता, पेसिमिज्म नहीं होता, वहाँ पे बहुत कम आते हैं लोग। ऐसा यूजुअली क्यों होता है? क्योंकि आप अगर ह्यूमन नेचर को ही पढ़ेंगे तो यहाँ तो जो ह्यूमंस हैं या फिर जो भी इंसान है, यहाँ तो बाय नेचर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, या तो बाय नेचर ही काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक होंगे। जो बीच की कंटेंटमेंट वाली स्टेज है वो बहुत कम लोगों में होती है। एंड सिमिलरली हमें ये फेजेस स्टॉक मार्केट में भी बहुत दिखते हैं कि बार बार बुल साइकिल आती है और बार बार बेयर साइकिल आती है। अगर लंबे समय में हम निफ्टी की भी रिटर्न्स देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी की रिटर्न्स कितनी वॉलेटाइल है। तो जैसा कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2000 में जो निफ्टी है उसका रिटर्न नेगेटिव था, 2001 में भी, फिर 2003 में कुछ रिटर्न 72% का था, फिर उसके बाद 2004, 5, 6 के अंदर जो बुल मार्केट आई थी वहाँ पे 36%, 54% के आसपास रिटर्न भी आ रहा था। फिर 2008 में क्रैश आया, जो रिटर्न था 51% माइनस हो गया। देन उसके बाद 2009 में फिर रिकवरी आई एंड निफ्टी का जो रिटर्न था 76% के आसपास था। एंड अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स में भी देखते हैं तो वी कैन नो कि निफ्टी का जो रिटर्न है कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है
कि 1979 से लेके 2017 के बीच में, अब ये 2021 तक का डेटा नहीं है, पर 2017 के बीच में सेंसेक्स वेंट अप बाय 250 टाइम्स, राइट। उस टाइम पे सेंसेक्स 25-26 हज़ार के आसपास था। अगर आपने 7% ऑफ द बेस्ट मंथ मिस कर देते तो आपका रिटर्न जीरो होता, राइट। एंड इफ यू मिस्ड 1% ऑफ द बेस्ट डे, योर रिटर्न्स वुड हैव बीन जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट इन द मार्केट देन द टाइमिंग एलिमेंट। काफी लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं। जो 2018 के अंदर IL&FS का भी क्राइसिस आया था, उसके बाद जो स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स था वो बहुत हेविली क्रैश हुआ था। काफी सारे स्टॉक्स 30-40% गिर गए थे। बट उस टाइम पे भी ऐसे बिजनेसेस थे जिनकी अर्निंग्स काफी स्ट्रांग थी, जो वहां से भी कंटिन्यू हुए हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज एक ऐसा बिजनेस है जिसकी अर्निंग्स वहां से ग्रो हुई है, राइट। अल्काइल अमाइंस एक ऐसा बिजनेस है जो 2018 और 19 में भी कैपेक्स कर रहा था। दीपक नाइट्राइट एक ऐसा बिजनेस है जो उस टाइम पे काफी कैपेक्स कर रहा था, उनकी भी अर्निंग्स काफी ज्यादा ग्रो हुई है उस टाइम से। तो क्रैश आने के बावजूद भी आपको ऐसे बिजनेसेस जरूर मिलेंगे बॉटम्स अप, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग आती है। इस वजह से SOIC में भी हम लोग बहुत ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गए या फिर क्या मार्केट का डायरेक्शन क्या है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज एक्चुअली में ये चीजें इररेलेवेंट है। आप लोगों में से अगर आप 10 टाइम्स अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स स्पेंड करते हो मार्केट में, तो आपको पता लगेगा कि जो सरप्राइजेस हैं आपको पता ही नहीं लगेंगे कहां से आए हैं। जब IL&FS का क्राइसिस आया था, किसी को भी नहीं पता था कि IL&FS है भी क्या, जो मतलब मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। तो इस वजह से जो रिस्क ऐसी चीज है वो तब आती है जब आपने सारी चीजें सोच ली हो, जो रह जाता है उसको हम रिस्क कहते हैं। आज तक एनुअल रिपोर्ट में किसी ने पैंडेमिक की बात नहीं करी थी, बट अब सब लोग पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, राइट। तो रिस्क इज समथिंग विच इज लेफ्ट व्हेन यू हैव थॉट अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो बेस्ट चीज क्या है कि जो आपके हाथ में कंट्रोल में है, कि आप बिजनेस का बॉटम्स अप एनालिसिस करते हैं, तो आपको वो चीज देखनी चाहिए। सेकेंड की लर्निंग हमारी क्या है पीटर लिंच से, तो यहाँ पे इनकी वापस हम एक वीडियो देखते हैं। What I'd like to talk about is what I call the 10 most dangerous things people say about stocks. Here's a good one. It's gone down this much already, it can't go any lower. I remember when Polaroid went from 140 to about 107, and people said if you ever get Polaroid under 100, you got to buy it. You just back up the truck, buy the stock, you know. Stock you get to 110, then rally, fall 103, you go 112, go 105. They said, gets under 100, buy Polaroid. Polaroid broke 100, people started buying. तो ये एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है लोगों में। तो मतलब आई थिंक मेरी काफी लोगों से इंटरेक्शन होती है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो जो मेरी फैमिली में भी लोग हैं उनसे भी मेरी इंटरेक्शन होती है। तो एक्चुअली मेरी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन थी रिसेंटली। तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी 2017-18 में, जिसका स्टॉक आई थिंक 450 to 500 से लेके आज आई थिंक 15 या 20 रुपीज पे आ गया। एंड लोगों का जो खरीदने का रीजन क्या था स्टॉक को, मतलब एक मेरे फैमिली में कोई है जिन्होंने स्टॉक में एवरेजिंग डाउन करी है पूरे टाइम। उनका रीजन क्या था कि इससे नीचे क्या आ सकता है, राइट। उनकी जो बिगिनिंग उनके प्राइस था बाइंग का, दैट वाज क्लोज टू 350-400, बट वो इतना नीचे तक लेते आते रहे कि उनका एवरेज बाइंग प्राइस 50-60 रुपीज हो गया। पर उसके बाद भी स्टॉक वहां से 15-20 रुपए का हो गया। तो आपको क्या समझना है कि हाउ लो कैन इट गो इज द रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क। असली क्वेश्चन क्या है कि बिजनेस क्या खराब तो नहीं हो गया स्ट्रक्चरली। अगर हम सुजलॉन और यूनिटेक का एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो 200-300 रुपए से सीधा 20-30 रुपए के आए थे। एंड जिन लोगों ने सोचा कि 20-30 रुपए से नीचे नहीं गिर सकते, दे वर मिस्टेकन, क्योंकि 20-30 रुपए से भी 1-2 रुपए पे आ गए। तो ये चीज समझनी आपको बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में एवरेज डाउन कर रहे हैं, तो आपकी जो बिजनेस की थीसिस है दैट शुड बी रियली रियली स्ट्रांग। तो यहाँ पे ये हमारी एक सेकंड की लर्निंग थी। थर्ड की लर्निंग क्या है, यहाँ पे भी एक जो पीटर लिंच की वीडियो एक बार उसको देखते हैं। How can it possibly go lower? Higher, sorry that. Philip Morris, adjusted for splits, sold for 12 cents in 1951. And then it goes to 60 cents in 1961. So it goes up fivefold, and you say to yourself, how much, this it never sold for that, but adjusted for splits, you say, how much higher can this go? It's gone up fivefold. They missed the power of Marlboro. They missed there's 220 countries in the world. They missed the cash flow of the company. They missed everything. This stock was a 100-bagger after going up fivefold. But people sold it just saying, how much higher can it go? Can't go any higher. They did the same at Home Depot. They did the same with Toys R Us. I did the same thing at Toys R Us. Just saying it can't go any higher, it's gone this much already, that's very dangerous, and don't use that one. And
तो थर्ड की लर्निंग हमें क्या बताती है कि हाउ हाई कैन इट गो। तो यहाँ पे पीटर लिंच ने एग्जांपल दिया एक बिजनेस का बाय द नेम ऑफ फिलिप मॉरिस, विच इज द ओनर ऑफ द ब्रांड बाय द नेम ऑफ मार्लबोरो, जो इनकी सिगरेट आती है मार्लबोरो की। तो अब में से काफ़ी लोगों को मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोग ये भी लिखते हैं कि सर लास्ट 5 साल में तो ये स्टॉक इतना ऊपर हो चुका है, इससे ज़्यादा ऊपर क्या जाएगा। तो मैं आपके साथ अपनी खुद की जो जर्नी है वो शेयर करता हूँ। तो दीपक नाइट्राइट एक ऐसा स्टॉक है जो कुछ 80 या 70 रुपीज़ का था, आई थिंक 5 साल पहले आज से, एंड आज क्लोज टू 1600 रुपीज़ का है। तो मैंने ये स्टॉक मिस कर दिया टिल इट वेंट टू 300 और 400। तो काफ़ी लोग उस टाइम पे ये देख रहे थे कि अब ये तो 80 रुपये से 400 का हो गया, राइट। तो यहाँ से ऑलरेडी 3-4x या 5x हो चुका है। बट एक्चुअली में बिजनेस डायरेक्शन और टेलविंड्स इतनी स्ट्रांग थी कि एक्चुअली में जो बिजनेस की अर्निंग्स थी वो 25-30-35% से फिर भी वहां से ग्रो करने वाली थी। तो खुद का हम लोगों का एंटरिंग प्राइस वो समवेयर क्लोज टू 600 रुपीज, माने दीपक नाइट्राइट जब 6-7x हो गया था उसके बाद भी एंटर्ड, एंड फ्रॉम 600 अगेन इट हैज वेंट टू 1600 ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बिजनेस को जज करना है, पुराने स्टॉक प्राइस से एंकर नहीं होना, राइट। अगर आप पुराने स्टॉक प्राइस से एंकर होगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे। जस्ट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, बजाज फाइनेंस 2009 से लेके 2014 के बीच में ऑलरेडी एक 10 बैगर या 10 to 12 बैगर बन गया था, माने 10x या 12x हो गया था। पर वहां से भी लेके 2014 से भी लेके 2020 या 2021 तक बजाज फाइनेंस अगेन एक 15 या 16 बैगर बना है। तो जिन लोगों ने 2014 में सोच के ये बोल दिया था कि ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता, तो अगेन दे मिस्ड आउट, बिकॉज आपका ध्यान अगेन स्टॉक प्राइस पे था, बिजनेस के ऊपर नहीं था। ध्यान कहां पे होना चाहिए? बिजनेस के ऊपर। बिहाइंड एवरी बिजनेस स्टोरी, बिहाइंड एवरी स्टॉक स्टोरी देयर इज अ बिजनेस, एंड बिहाइंड एवरी बिजनेस यू हैव टू थिंक अबाउट द अर्निंग्स ग्रोथ। बिजनेस का मतलब ही है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, बुल मार्केट के अंदर 1-2 बार आपका टेक्निकल एनालिसिस चलेगा, बाकी चीजें चलेंगी, बट एक्चुअली में लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट ही क्या है? वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट है कि आपको स्टॉक्स पे बैठना पड़ेगा, और कोई सीक्रेट नहीं है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ की लर्निंग, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि व्हाट मैटर्स इज अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। तो यहाँ पे इनका जो एक वीडियो हम वो देखते हैं और यहाँ से इनसे लेसन लेते हैं। Take the earnings. You say there's a relationship. And it follows. McDonald's earnings have been terrific the last 30 years, and the stock's been terrific. There's a direct relationship. So the earnings of the S&P 500 have been between this range of 10 and 20. We were just about to go over the 20, which is the high end of the PE range. There wasn't a lot of room left on the PE of 20 side. is at the top of how high it should ever. तो यहाँ पे हमें पीटर लिंच क्या समझा रहे हैं कि जो एक स्टॉक की कॉर्पोरेट अर्निंग्स है और एक जो स्टॉक का स्टॉक चार्ट है, उसके बीच में काफी अच्छा कोरिलेशन है इन द लॉन्ग रन, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ बाय द नेम ऑफ अवंती फीड्स। तो अवंती फीड्स आई थिंक लास्ट डेकेड में सबसे अच्छा स्टॉक परफॉर्मर था 2010 से लेके 2020 के बीच में। अगर आप 2011 से लेके 2016 तक अवंती फीड्स का अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं, स्टॉक चार्ट देखते हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, क्योंकि उस टाइम पे जो श्रिम्प इंडस्ट्री है उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, एंड यहाँ पे इंडियन जो श्रिम्प मैन्युफैक्चरर्स और जो श्रिम्प फीड एक्सपोर्टर्स हैं, दे वर गेनिंग मार्केट शेयर। जो इंडियन जो श्रिम्प इंडस्ट्री है वही मार्केट शेयर गेन कर रही थी, एंड अवंती फीड्स इट इनटू मैन्युफैक्चरिंग फीड फॉर श्रिम्प्स। तो इस वजह से इनका भी ग्रोथ काफी तेजी से आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं जब 2016 से लेके 2020 तक एक्चुअली में जब अर्निंग्स ग्रोथ भी टेपर ऑफ कर गई, तो जो स्टॉक चार्ट है वो भी टेपर ऑफ कर गया। तो लंबे समय में एक स्टॉक का जो अर्निंग्स है उसका काफी अच्छा कोरिलेशन है। यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लेते हैं बाय द नेम ऑफ पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज का भी अगर हम स्टॉक चार्ट देखते हैं लंबे समय में, उसकी अर्निंग्स देखते हैं, तो अगेन देयर इज अ परफेक्ट 1:1 कोरिलेशन। अगर हम गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की भी बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे 1:1 कोरिलेशन है। काफी लोग अभी उसके बारे में भी पूछ रहे हैं, लॉरस लैब्स के बारे में। लॉरस लैब्स की 2019 के अंदर सिर्फ 97 करोड़ का प्रॉफिट था, बट फास्ट फॉरवर्ड 2 इयर्स ऑलमोस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑलमोस्ट 700 से 800 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। तो जो वो स्टॉक प्राइस के अंदर ग्रोथ आई है, अगर लॉरस लैब्स कुछ पिछले 1 से 2 साल के अंदर 7-8x बना है, तो एक्चुअली में अर्निंग्स बैक्ड ग्रोथ है। यहाँ पे अगर इनका भी अगर हम जो स्टॉक चार्ट उसको एनालाइज करते हैं अर्निंग्स के साथ, तो हमें अगेन पता लगता है कि दिस ग्रोथ इज बैक्ड बाय अर्निंग्स। वैल्यूएशन मल्टीपल में इतना एक्सपेंशन तो हुआ ही नहीं, आज भी 28 to 29 टाइम्स मल्टीपल पे मिलता है। तो एट द एंड व्हाट मैटर्स इज अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी। तो अगली की लर्निंग क्या है यहाँ पे पीटर लिंच से, कि नो योर एज। तो बार बार हमें एक चीज सिखाते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स एक्चुअली में जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बीट कर सकते हैं अगर आप अपनी एज को जानते हैं।
इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी इनहेरेंटली कोई अगर बाहर का जो इन्वेस्टर उस इंडस्ट्री को देख रहा है उससे ज़्यादा अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का नो हाउ पता है कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। तो एक तो हमारा SOIC में स्टूडेंट है, एक्चुअली में ही वर्क्स एट NTPC, वो NTPC में काम करता है। तो उसको एक्चुअली ट्रेनिंग IEX के प्लेटफॉर्म पे, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पिछले 1-1.5 साल से ट्रेनिंग दी जा रही है एंड किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग नहीं मिल रही। तो अगेन उसके लिए काफ़ी आसान हो गया था आइडेंटिफाई करना कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावर ट्रेडिंग होने वाली है। तो अगेन अगर आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो आज तक मैंने पर्सनली किसी और से नहीं सुना, बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मेरा एक फ्रेंड है एंड एक्चुअली उसके जो ग्रैंडफादर हैं ही वॉज अ केमिकल इंजीनियर एंड 2008 या 2007 से लेके ही इज़ बीन बाइंग स्टॉक्स लाइक पिडलाइट का स्टॉक लिया उन्होंने, अल्काइल अमाइंस लिए, बालाजी अमाइंस लिए, आरती इंडस्ट्रीज लिए, राइट, एंड अतुल करके इन्होंने स्टॉक ले रखे। तो पिछले 10-12 साल से आई थिंक अब उनको इतना डिविडेंड आता है जितना एक टाइम पे आई थिंक उनका पोर्टफोलियो का 40-50% के साइज का डिविडेंड आ रहा है। तो अगेन कुछ उनके खराब भी हुए थे, बट जो उनके सही निकल गए वो काफ़ी ज़्यादा सही निकल गए। आई थिंक आरती इंडस्ट्रीज 2008 से लेके आज तक 30-40 बैगर है, अतुल भी आई थिंक 40-50 बैगर बने, अल्काइल अमाइंस उनका कुछ 70-80 बैगर बने, बालाजी अमाइंस भी उनका कुछ 60-65 बैगर बने, पिडलाइट के अंदर भी मैसिव वेल्थ क्रिएशन हुई है। सो अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज कि अगर आपको यू नीड टू नो योर एज, मैंने अगर आप उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके लिए उसको समझना और आसान हो जाता है। काफ़ी लोग हमारी जो वीडियोस देखते हैं, काफ़ी बारी मैं भी कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ कि काफ़ी लोग मेरे को बताते हैं कि सर हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑलरेडी ये कंपनी अच्छा कर रही है। तो अगर आप लोग किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके दिमाग में कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी अपनी बिगनिंग ऑफ माई इन्वेस्टिंग जर्नी में कि मेरे को उस टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, राइट। तो मेरी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है कि फर्स्ट 2-3 ईयर्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन भी दी है मार्केट को, एंड उसके बाद जब मैं धीरे धीरे चीज़ें सीखने लग गया तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि एक पैटर्न रिकग्निशन टाइप पूरी मैप हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव क्रिएटेड SOIC इंटेंसिव कोर्स, जिसके अंदर वी टीच यू अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस, एंड सेकेंडली हमने यहाँ पे 100 to 150 बिजनेसेस की केस स्टडी करी आपको पढ़ाने के लिए, एंड साथ साथ यहाँ पे हम डाउट सॉल्विंग भी करते हैं। आई थिंक क्लोज टू 1200 to 1300 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, एंड मोर ओवर यहाँ पे जो सेक्टोरल एनालिसिस है कि इन डेप्थ सेक्टर के एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मे के अंदर वी आर ऑल्सो डूइंग अ वेबिनार फॉर द स्टूडेंट्स ऑन द API इंडस्ट्री, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, right? And साथ every month we also write a newsletter, and newsletter के अंदर we keep sharing our new learnings, and moreover in the SOIC continuous program which is a part of SOIC intensive learning, यहाँ पे हम साथ जो हमारे जो conclusion videos है YouTube की वो भी शेयर करते हैं, and recently हमने एक advanced screening filtration के criteria शेयर करें कि stocks को screen कैसे करना चाहिए, उसकी जो advanced learning है वो भी शेयर करिए। If anyone is interested in the course, the link is in the description below. Now coming back to the next learning from Peter Lynch, next की learning क्या है कि always invest in a niche। माने ऐसे businesses में invest करिए जहाँ पे कोई niche है। niche का मतलब कि छोटी मार्केट है एंड उस छोटी मार्केट के अंदर 1 या 2 प्लेयर्स डोमिनेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बिजनेसेस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज द एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री। एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री है, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है। अगर किसी को बहुत डिटेल में समझना है तो हमने सीक्वेंट साइंटिफिक की वीडियो में कवर करा है, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पूरा जो साइज है वो कुछ 40 से 45 बिलियन डॉलर के आसपास है। वेराज जो जोएटीज करके कंपनी है जो यहाँ पे नंबर 1 कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लोज टू 70 to 75 बिलियन डॉलर्स है। माने पूरी इंडस्ट्री के साइज से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप लोग सोचिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब एक ही है कि कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉफिट पूल है, कि यहाँ पे जो प्रॉफिट पूल है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक कंपनी लिस्टेड है जिसका नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक, राइट। तो सीक्वेंट साइंटिफिक और एनजीएल फाइनकेम ऐसी एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नीश है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और एक सेकेंड इंडस्ट्री जो मेरे दिमाग में आ रही है इस टाइम पे, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं, GMM फाउडलर एंड HLE ग्लासकोट।
एंड बोथ GMM फाउडलर एंड HLE ग्लासकोट एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे साइज ऑफ द मार्केट काफी छोटा है। GMM फाउडलर मार्केट लीडर है ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट में एंड HLE इस मार्केट के अंदर सेकंड पोजीशन पे है, बट दोनों प्लेयर्स ही काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड HLE ग्लासकोट अगेन ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है एंड दोनों कंपनीज आर वेरी वेरी वेल प्लेस्ड, क्योंकि अगर केमिकल सेक्टर का कैपेक्स होता है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कैपेक्स होता है तो ये जो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट है इसकी नीड तो पड़ती ही पड़ती है। इसकी वजह से इसको बहुत नीश इंडस्ट्री माना जाता है। फिर आपके पास यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो यहाँ पे एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ पोशाक जो फॉस्जीन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। अब फॉस्जीन केमिस्ट्री क्या है? अब फॉस्जीन के अंदर क्या सबसे बड़ा एंट्री बैरियर है कि फॉस्जीन इज एक्चुअली वाज यूज्ड टू मेक बॉम्ब्स, राइट। तो ये जो केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इन नेचर है एंड इसका जो इसके रेगुलेटरी क्लियरेंस है वो भी नहीं मिलता। तो इस वजह से पोशाक और अतुल आई थिंक दो ऐसी कंपनीज हैं जो फॉस्जीन केमिस्ट्री के अंदर है। साथ साथ एक और कंपनी है बाय द नेम ऑफ नियोजेन केमिकल्स जो ब्रोमीन केमिस्ट्री के अंदर है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है एंड जो इंटरमीडिएट्स ये कंपनी बनाती है, मतलब माने जो भी ये अपने केमिकल्स में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके कंपेटिटर्स नहीं है, बहुत कम कंपेटिटर्स हैं, राइट। तो ये तो कुछ नीच के एग्जाम्पल थे। साथ साथ हमें पीटर लिंच यहाँ पे एक चीज़ और भी बताते हैं कि नीच के अंदर आपको ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी विच विल बी लाइक एन इनडायरेक्ट प्ले ऑन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ रिफ्रैक्टरीज। अब रिफ्रैक्टरीज किस लिए यूज होती हैं कि रिफ्रैक्टरीज एक्चुअली अगर हम यहाँ पे जैसा देख सकते हैं वीडियो में तो पूरे स्टील प्रोडक्शन के अंदर जो रिफ्रैक्टरीज है वो सिर्फ 1 या 2% ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट है, पर रिफ्रैक्टरी का बहुत क्रिटिकल यूसेज है। एंड अगर हम इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे दो लिस्टेड प्लेयर हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज है एंड सेकंड IFGL रिफ्रैक्टरीज है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज में इस टाइम पे जो इंटरनेशनल सब्सिडरीज हैं सबका मर्जर हुआ है, जो डोमेस्टिक सब्सिडरीज हैं, एंड RHI मैग्नासाइट करके ग्रुप ने इनको अक्वायर करा है विच इज द वर्ल्ड मार्केट लीडर इन रिफ्रैक्टरीज। तो अगेन शायद से वो इंडिया को एज अ लो कॉस्ट हब यूज कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट्स। साथ साथ अगर हम जो सेकंड प्लेयर है उसकी बात करते हैं IFGL रिफ्रैक्टरीज की, तो यहाँ पे इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे ये कंपनी भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और अगर हम नीश कंपनीज देखते हैं तो एक और नीश कंपनी जो लिस्टेड है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ राजरत्न ग्लोबल वायर्स। अब राजरत्न ग्लोबल वायर्स क्या करता है कि ये जो टायर के जो बीड वायर्स हैं टायर के लिए ये उनकी प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, एक तो आरती है, एक टाटा स्टील है एंड एक थर्ड वन इज राजरत्न ग्लोबल वायर्स। एंड राजरत्न ग्लोबल वायर्स एक्चुअली इस इंडस्ट्री में डोमिनेंट प्लेयर है। थाईलैंड के अंदर भी इनका प्लांट है और इंडिया के अंदर भी इनका प्लांट है। एंड मोर ओवर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ये भी हो सकता है कि टायर इंडस्ट्री के ऊपर या ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर दिस इज अ प्रॉक्सी प्ले। अगर किसी को ऑटो इंडस्ट्री प्ले करनी है तो अगर ऑटो इंडस्ट्री रिकवर करती है तो ऑटोमेटिकली जो टायर इंडस्ट्री है वो भी रिकवर करेगी, एंड अगर टायर इंडस्ट्री रिकवर करती है तो जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी अपने आप रिकवर करेगा। तो अगेन सीम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट पीटर लिंच मीन्स बाय इन्वेस्टिंग इन अ नीश। एंड काफी सारे बिजनेसेस आपको नीश में मिलेंगे और भी आपको बिजनेसेस जैसे मिलते हैं इज नोन बाय द नेम ऑफ पॉलीमेडिक्योर जो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसकी आई थिंक अलोन लिस्टेड कंपनी है इंडिया में। अलोन लिस्टेड के अलावा एंड आई थिंक इट इज द ओनली सक्सेसफुल लिस्टेड कंपनी इन इंडिया इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर काफी कम ऐसे स्टोरीज मिलती है जो सक्सेसफुल हो। बाकी सारी जो लिस्टेड कंपनीज है कोई बैंकरप्ट हो चुकी है, किसी के पास डेट अपॉन इक्विटी काफी ज्यादा है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज पीटर लिंच की जो हमारी नेक्स्ट की लर्निंग है वो मैं बार बार ये भी बताते हैं कि आप ऐसी कंपनीज भी देखिए जो बहुत ज्यादा डल ड्रैब एंड बोरिंग इंडस्ट्री में काम करे। डल ड्रैब एंड बोरिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली। तो यहाँ पे वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करा था बाय द नेम ऑफ सर्विस कॉर्प इंटरनेशनल। सर्विस कॉर्प इंटरनेशनल क्या करती थी कि वो जो फ्यूनरल होम्स है उसका काम करती थी। एंड विद इन 10 to 15 ईयर्स सर्विस कॉर्प इंटरनेशनल ने पीटर लिंच को 50x का रिटर्न दिया ऑलमोस्ट, राइट। तो सिमिलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कौन सी डल ड्रैब एंड बोरिंग इंडस्ट्री है? पहली कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। एंड अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का बात करते हैं तो ये लोग ऑफ द हाईवे टायर मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑफ द हाईवे टायर बेसिकली उस टाइप के टायर्स है जो काफी ज्यादा बड़े हैं साइज में, इनका यूसेज काफी नीश है। तो यहाँ पे जो SKU की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडिया के पास एक लो कॉस्ट एडवांटेज भी है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है।
राइट। एंड यहाँ पे डल, ड्रैब एंड बोरिंग क्या है कि ये इंडस्ट्री में ग्रोथ सिर्फ 1 या 2% की है, वेयरएज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने वॉल्यूम्स 6-7% से पिछले 10 साल से ग्रो कर रहे हैं। सेकेंड इंडस्ट्री जो हम यहाँ पे काफी बोरिंग देख सकते हैं इज अगेन दी एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम अगर इनकी कॉन कॉल में देखते हैं सीक्वेंस साइंटिफिक की, तो वो हमें बताते हैं कि वी आर मोर लाइक अ राहुल द्रविड़ इंडस्ट्री एंड नॉट अ लास्ट ओवर प्लेयर। राहुल द्रविड़ माने कंसिस्टेंट बोरिंग कंपाउंडर, राइट। हम कंसिस्टेंट है, हम बोरिंग है, बट हम 50-60 रन जरूर मार के जाते हैं। सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय दिस। सो अगेन ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो नेक्स्ट की लर्निंग इज नो द स्टोरी। तो यहाँ पे एक बार हम पीटर लिंच का इंटरव्यू सुनते हैं, देखते हैं ये क्या बताते हैं। You don't understand a company if you can't explain it to a 10-year-old in 2 minutes or less. Yes. Don't own it. Because when it goes down, let's say the stock goes down 2 points. You won't understand what's going on. What do? Do you buy more? Do you flip a coin? And chances are your broker doesn't either. He or she certainly doesn't know about it. I mean, who knows what all these things are with auto backplanes and mega flops? Who knows what all these? So buy what you know. Buy in your industry, buy what you know, buy local companies. So तो मैं बेसिकली क्या बता रहे हैं कि हर एक स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है, एंड अगर हमें बिजनेस को अगर हम समझ के तो हम स्टॉक को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस की ब्यूटी क्या है कि आप एक्चुअली में जब आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको उसके रीजंस पता होते हैं कि हम खरीद क्यों रहे हैं, अगर आपने बिजनेस इन डेप्थ समझा है। Whereas अगर आप बिना रीजन समझे अगर स्टॉक खरीद रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि बेचना कब है उसे, क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग पे स्टॉक वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए आपको बिजनेस को समझना जरूर पड़ेगा, राइट। एंड क्या क्या रीजनिंग होती है? रीजनिंग्स आर बेसिकली कि कोई कंपनी किसी नीश सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, कोई कंपनी आप बेट कर रहे हैं कि वहां पे मार्जिन एक्सपेंशन हो सकती है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, कोई कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, जो मतलब कंट्री वाइज बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ा रही है। तो ये सारे रीजनिंग समझना जरूरी है, राइट। और एक और रीजंस क्या होते हैं, टेल विंड्स है सेक्टर के अंदर, जैसे केमिकल सेक्टर में टेल विंड्स थी 2020 से लेकर 2025 तक। हमें लगता है कि जो एपीआई सेक्टर है दैट विल आल्सो बी लाइक द फ्यूचर केमिकल सेक्टर, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेल विंड्स है। सीडीएमओ क्रैम्स में बहुत ज्यादा टेल विंड्स है। बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में जो पाइपिंग सेक्टर है पर्टिकुलरली यहाँ पे काफी ज्यादा टेल विंड्स है, क्योंकि पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री ही 20-21% पे ग्रो कर रही है। जो स्टील ट्यूब सेगमेंट है यहाँ पे काफी ज्यादा टेल विंड्स है। तो अगेन टेल विंड्स का मतलब क्या है कि अगर आप स्टॉक किसी रीजन की वजह से खरीद रहे हैं तो वहां पे टेल विंड्स आ रही हैं। Whereas अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको यही नहीं पता आप स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं तो दिक्कत क्या होती है, आपको ये भी नहीं पता उनको सेल कब करना होता है। साथ साथ प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में भी टेल विंड्स हैं, एंड जो आईटी बिजनेसेस हैं उनमें भी टेल विंड्स हैं। एंड फर्स्ट आईटी बिजनेस का एनालिसिस हम लोग चैनल पे विद इन अ वीक और 2 करेंगे। उसका नेम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं सीधा उसका जो एनालिसिस है पोस्ट करूंगा, एंड आई थिंक आप सबको काफी पसंद आएगा जो कंपनी हमने पिक करी है, राइट। तो नेक्स्ट की लर्निंग यहाँ पे पीटर लिंच की क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना चाहिए कि स्टॉक को कैटेगराइज करना आना चाहिए आपको, कि अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो उससे पहले अगर आप स्टॉक को कैटेगराइज करोगे तो आप एटलीस्ट आप अपनी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स है। पहली कैटेगरी ऑफ जो स्टॉक है इसका नाम है फास्ट ग्रोवर्स। फास्ट ग्रोवर्स ऐसी कंपनी होती हैं जो इकोनॉमी से ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम फास्ट ग्रोइंग कंपनीज का एग्जाम्पल लेते हैं तो लॉरस लैब्स इज वन कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोथ आ रही है, राइट। दीपक नाइट्राइट इज वन मोर कंपनी जहां पे बहुत ज्यादा तेजी से फास्ट ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में ओवर द लास्ट 5 to 10 years काफी तेजी से फास्ट ग्रोथ आई है, राइट। एंड साथ साथ यहाँ पे एक और नीश केमिकल कंपनी है बाय द नेम ऑफ ओरिएंटल एरोमेटिक्स जहाँ पे काफी टाइम से फास्ट ग्रोथ आ रही है, राइट। सो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रोथ है। अगर हम आईएक्स की बात करें तो आईएक्स में भी पिछले 10 साल से काफी ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आई है, एंड लगता है कि आईएक्स में भी कुछ 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ आते रहेगी। तो इसको हम कहते हैं फास्ट ग्रोवर्स, राइट। एंड फास्ट ग्रोवर्स में फोकस करने से क्या होता है कि आपका रेट ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए ओवर द इंडेक्स तो अगेन आपको किस चीज के पीछे भागना है, दैट इज अर्निंग्स एंड साथ साथ जो SOIC का 5 bucket फ्रेमवर्क है विच टॉक्स अबाउट अर्निंग्स कपल्ड विद ROC। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जो हमारा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो हमने शेयर करा है, एंड उसको आप इसके साथ परफेक्टली मैच करके आई थिंक आप खुद का भी एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बना सकते हैं, राइट।
सेकेंड टाइप ऑफ जो स्टॉक्स है जिसकी पीटर लिंच बात करते हैं, सो दीज आर कंपनी नोन बाय द नेम ऑफ स्टॉलवर्ड्स। माने ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप और जायंट कैप कंपनीज हैं और इनको इन्होंने नाम दिया स्टॉलवर्ड्स। इनकी जो ग्रोथ है इट इज़ इन लाइन विद द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। माने जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उतनी ही इन कंपनीज की ग्रोथ आती है। तो यहाँ पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ HUL। तो HUL एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे 10 to 12% अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है लास्ट 5 to 6 ईयर्स में। स्टॉक ने रिटर्न शायद से इस वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा दी है क्योंकि पी की जो री रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, राइट। बट दीज आर नोन एज स्टॉलवर्ड्स कि यहाँ पे 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ आते रहती है। थर्ड टाइप ऑफ जो स्टॉक्स है पीटर लिंच के, इसको ये कहते हैं स्लो ग्रोवर्स। स्लो ग्रोवर्स या इनको इन्होंने एक और नाम भी दिया दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ स्लगार्ड्स। स्लगार्ड्स क्या होते हैं? अगर यहाँ पे हम 3 बिजनेसेस का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला बिजनेस है जिसका नाम है ज्योति लैब्स। तो 2015 से लेके 2020 तक या 2016 से लेके 2020 तक ज्योति लैब्स की आप एक बारी अर्निंग्स ग्रोथ देखिए और इसका स्टॉक चार्ट देखिए। तो अगेन पहले जब हमने सीखा था कि स्टॉक चार्ट और अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, इसी वजह से ज्योति लैब का स्टॉक्स लास्ट 4-5 साल से इज बीन अ वैल्यू ट्रैप। यहाँ पे रिटर्न नहीं बन रहा। एंड स्लो ग्रोवर्स का रीजन क्या होता है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, इस वजह से स्लो ग्रोथ हो रही है, या फिर और हमें एरियाज नहीं मिल रहे कैपिटल री इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इंडियन मार्केट तो ऐसी है कि यहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है बाय विलियम ब्लेक। वो कहते हैं कि एक्सपेक्ट पॉइजन फ्रॉम स्टिल वाटर। एंड भरत शाह भी एक चीज़ बार बार ये समझाते हैं कि स्टॉक्स आर लाइक बॉन्ड्स, माने स्टॉक एक बॉन्ड की तरह है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का फिक्स्ड है, बट स्टॉक में आपको जज करना पड़ता है बिजनेस को देख के कि ग्रोथ कितने आने वाली है। तो स्टॉक्स आर लाइक बॉन्ड्स, बट व्हेन द ग्रोथ गोज अवे, माने जब स्टॉक की ग्रोथ चले जाती है, इट इज ट्रीटेड लाइक अ बॉन्ड। थोड़े समय के लिए इट इज ट्रीटेड लाइक अ बॉन्ड, देन इवेंचुअली इट इज ट्रीटेड वर्स देन अ बॉन्ड। माने इसका जो ट्रीटमेंट है एक बॉन्ड से भी गंदा ट्रीटमेंट होता है, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप आई इस वजह से रहे हैं कि आप किसी बिजनेस में उसकी ग्रोथ की वजह से इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 2 बिजनेस दिखाऊं, अंबिका कॉटन एंड असेलिया केल, तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप इनका स्टॉक चार्ट देखते हैं तो इनिशियली जब अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती तो इट इज ट्रीटेड लाइक अ बॉन्ड, बट व्हेन द ग्रोथ गोज अवे, राइट, इट इज इवेंचुअली ट्रीटेड वर्स देन अ बॉन्ड। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ खत्म हो चुकी हैं। 2-2, 3-3% की अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। अगर हम असेलिया केल का वो भी देखते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ऑन एन एवरेज लास्ट 4 to 5 ईयर्स में 70 to 80% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप कभी भी ऐसे बिजनेस में फंस गए हैं जहाँ पे आपको लगता है वो वैल्यू ट्रैप है, उसको मैं एक और टर्म भी बोलता हूँ, इनको हम कहते हैं CAGR किलर्स या फिर कंपाउंडिंग किलर्स। इन बिजनेसेस से दूर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हेडविंड्स आ गई या अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही तो काफ़ी बारी इन्वेस्टर्स वहाँ पे बैठे रह जाते हैं एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है कैपिटल का, वो वहाँ पे उस चीज़ को मिस कर जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या है, तो ये बात करते हैं एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है बाय द नेम ऑफ टर्न अराउंड्स। टर्न अराउंड्स वैसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे वो लॉस मेकिंग थे बट वो टर्न अराउंड कर गए। तो हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बहुत पर्टिकुलरली अच्छे हैं टर्न अराउंड स्पॉट करने में, तो दिस इज वाई हम लोग यहाँ से दूर रहते हैं थोड़ा सा। एक और ये बिजनेसेस की बात करते हैं सिक्लिकल्स। सिक्लिकल्स क्या होते हैं? यहाँ पे बेसिकली यहाँ तो किसी जो कमोडिटी का प्राइस काफ़ी बढ़ गया, इस वजह से इनके जो मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ तो ये बात करते हैं ऐसे बिजनेसेस की जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो रेन इंडस्ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्लिकल। अगर आप रेन इंडस्ट्रीज के अंदर आज से 1-2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड मल्टीपल पे घुसे थे 25-30 टाइम्स अर्निंग्स पे, ये सोच के कि आप 350 या ये सोच के कि अगर आप 350 या 400 रुपीज़ पे भी लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो बना लेंगे रिटर्न, तो एक्चुअली में अगर आप सिर्फ सिंपल टेस्ट करते कैटेगरी में डालने का रेन इंडस्ट्रीज़ को, तो आपको उस टाइम पे पता लग जाता कि रेन इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पे जो वैल्यूएशन थी वो बहुत एलिवेटेड थी, राइट। सिमिलरली अगर हम सेल का लॉन्ग टर्म स्टॉक चार्ट देखते हैं तो सेल का लॉन्ग टर्म स्टॉक चार्ट एक सिक्लिकल स्टॉक की तरह ही लगता है, राइट। इट इज मूविंग इन साइकिल्स। सिंपलेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज सिक्लिकल्स इज कि एक मार्जिन्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं 10 साल के, एंड सेकंड सिंपल वे क्या है सिक्लिकल को रिकॉग्नाइज करने का कि लंबे समय का सिर्फ स्टॉक चार्ट देख लीजिए। अगर बहुत ज्यादा इट्स अप एंड डाउन तो अगेन इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऑफ सिक्लिकलिटी यहाँ पे है। एंड साथ साथ एक और तरीका क्या है देखने का कि अगर वो स्टॉक किसी जो कोई अगर कमोडिटी है उससे ज़्यादा अंडरलाइंग जो कमोडिटी है उसके साथ चलते हैं। तो आई थिंक अगेन जो ऑयल कंपनीज है, अगर हम ONGC की बात करें तो ये भी एक तरीके की सिक्लिकल कंपनी ही है।
राइट। तो इस सेगमेंट में भी अगर आप गलत टाइम पे एंटर करेंगे तो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज कि सिक्लिकल्स के अंदर वॉरेन बफेट के 2 रूल्स ब्रेक हो जाते हैं इन्वेस्टिंग के, यू एंड अप मेकिंग कैपिटल लॉसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी है, दीज आर बेसिकली नोन एज एसेट प्लेज। एसेट प्लेज माने कि इनका जब मार्केट कैप इनके जो अंडरलाइंग एसेट्स है उससे ही नीचे चले जाए। तो काफ़ी लोग जो सीमेंट कंपनीज है उसके अंदर थ्योरी लगाते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, कि पर टन अगर इसको रिप्लेस करने का इतना कॉस्ट लग जाएगा तो इस टाइम पे इतना पर टन ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये भी एक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सेकेंडली अगर एक और बिजनेस की बात करूँ, इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ नेस्को। तो नेस्को के अंदर भी काफ़ी लोग ये करते हैं कि जब उसके पास लैंड बैंक कुछ 3,500 से 4,000 करोड़ का है, तो जब उसका मार्केट कैप कुछ 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास आ जाते हैं तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि 50% डिस्काउंट मिल रहा है एसेट से। पर यहाँ पे मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट्स एक्चुअली ग्रोथ मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे एसेट प्ले टाइप इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा रेयरली वर्क करती है, जो मैंने नोटिस करा है, राइट। नेक्स्ट की लर्निंग इज कि आप ऐसे बिजनेसेस देखिए जहाँ पे रिसेंटली स्पिन ऑफ हुआ है। स्पिन ऑफ माने डीमर्जर हुआ है। तो अगर हम कुछ पास्ट जो स्पिन ऑफ है जो रिसेंटली हुए हैं उनकी भाई परफॉर्मेंस देखते हैं तो पता लगेगा हमें। अगर हम आरती सर्फेक्टेंट्स को देखते हैं, राइट, तो कुछ 300 to 400 के बीच में था एंड करेंटली कुछ 1500 के आसपास आ गए। तो देखिए ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर की परफॉर्मेंस है। फिर सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की देखते हैं। सो दिस इज अ स्टॉक अगेन एज अ डिस्क्लोजर, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, बट एक्चुअली में वी आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी जब ये डीमर्ज होकर लिस्ट हुआ था तो कुछ इसका जब लो प्राइस गया था तो 100 या 90 रुपीज़ पे भी गया था एंड करंटली इट इज़ क्लोज टू 500 रुपीज़, दैट टू विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 ईयर, राइट। एंड अगर हम और भी यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं स्पिन ऑफ्स के, तो रिसेंटली जो एक और बिजनेस स्पिन ऑफ हुआ है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ जुबिलेंट इंग्रेविया। नेक्स्ट वीडियो हमारी जुबिलेंट इंग्रेविया पे होने वाली है एंड यहाँ पे हम इनकी अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्पिन ऑफ्स का, कि जब डीमर्जर होता है तो एक्चुअली में बिजनेसेस का फोकस बढ़ जाता है, बिकॉज मार्केट्स ऑलवेज रिवॉर्ड फोकस। माने मार्केट एक कंग्लोमरेट को कम वैल्यूएशन देगी एज कम्पेयर टू अ कंपनी जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे एक और जो एग्जाम्पल है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ सोलारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल। तो सोलारा भी जब डीमर्ज हुआ था तो कुछ 200-250 रुपए का था, बट आई थिंक विद इन 2-3 ईयर्स इट इज क्लोज टू 1,500 रुपीज़। तो डीमर्जर भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल है जो यूज़ करते हैं। एंड जो यहाँ पे 2 फेलियर्स हैं, आई थिंक सिंटेक्स इज वन विच इज़ अ वेरी बिग फेलियर। सिंटेक्स के अंदर क्या हुआ था, आई थिंक डेट बहुत ज़्यादा थी एंड मोर ओवर बहुत ज़्यादा अलग भी रीजन से, जिनकी हम कभी केस स्टडी भी करेंगे आपके साथ, राइट। तो दिस वॉज द नेक्स्ट की लर्निंग। एंड अगर हम लास्ट की लर्निंग बात करें जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक अवे पूरी बुक में से, बी पेशेंट, राइट। तो पीटर लिंच ये बोलते हैं कि मेरे जो बेस्ट स्टॉक्स थे उनको 3 साल से 7 साल लग गए वर्कआउट करने के लिए, राइट। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं कि स्टॉक ले लिया, अगर वो अगले दिन से नहीं चल रहा तो देन पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स। तो बेस्ट स्टॉक अगर पीटर लिंच के 3 से 7 साल लग गए तो हमें भी क्या सीखना चाहिए यहाँ पे कि हमें EQ का एलिमेंट अपनी थिंकिंग के अंदर लाना पड़ेगा। वी हैव टू बी पेशेंट एंड देयर इज नो चॉइस। बट साथ साथ पेशेंस के अलावा हमें बार बार अर्निंग्स ग्रोथ भी देखते रहनी चाहिए कि अगर किसी बिजनेस में कुछ स्ट्रक्चरली खराब ना हो रहा हो या कोई बिजनेस अगर काफ़ी अच्छा हो रहा हो तो पेशेंट तो रहना चाहिए, बट साथ साथ ओपन माइंडेड भी रहना चाहिए। सो आई थिंक दीज वर द की लर्निंग्स जो हमारी दोनों बुक्स में से थी। एंड आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनकी थिंकिंग इंडियन मार्केट्स में जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको उसका कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ जुबिलेंट इंग्रेविया।